नमस्कार। रात के 9 बज रहे हैं। आज की बात मेरे साथ कार्यक्रम लेकर मैं आपके रूबरू हूं। आज दिन भर क्या बड़ी खबरें, क्या बड़ा अपडेट रहा है कि जानकारी आपके साथ इस बुलेटिन के माध्यम से साझा करेंगे और तमाम अपडेट जो आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बन सकते हैं उनकी भी जानकारी आपको देंगे इस बुलेटिन के माध्यम से। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं। जिला परिषद कर्मचारियों के विलय का रास्ता साफ हो गया है। विलय को लेकर के जो कर्मचारियों का आंदोलन पिछले दिनों से जारी था, प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में हो रहा था, हड़ताल शुरू हो गई थी, उसे लेकर के अब एक बड़ा अपडेट सामने आया है और इसमें चर्चा करेंगे किस तरह से सिलसिलेवार जो बातें हैं वो जिला परिषद कर्मचारियों ने अपनी रखी हैं और उन्हें बदले में क्या जवाब पंचायती राज निदेशालय की तरफ से मिला है। ये बड़ा अपडेट आज का है और इस अपडेट के साथ पूरे प्रदेश भर, पूरे ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर जो है वो निकल करके आज आई है। इसके साथ ही सिलाई अध्यापिकाओं की बात करेंगे क्योंकि सिलाई अध्यापिकाएं भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी सरकार को दे चुकी हैं और अब जो जिला परिषद कर्मचारियों का फैसला आया है उसे लेकर के आने वाले दिनों में किस तरह का असर इसमें देखने के लिए मिल सकता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। नगर निगम को 1 करोड़ रुपए अब मिल पाएंगे, ये एक अपडेट है आज का, क्योंकि पूर्व में जो पंचायतें या नगर परिषद के क्षेत्र थे उनमें 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। अब नगर निगम के लिए भी ये प्लान जो है वो तैयार है। इसमें क्या इंतज़ाम करने होंगे, नगर निगम को किस तरह से ये 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, इसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। यूजीसी नेट को लेकर के इसका बहुत से छात्र इंतजार कर रहे थे, यूजीसी नेट का, और इसके एडमिट कार्ड अब किस तरह से मिल सकते हैं, कहां उपलब्ध हैं। हजारों छात्रों से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसकी भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक में किस तरह से कारोबारी फंस गए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के जो 1 जुलाई से बंदिशें लगी थी, 1 जुलाई के बाद इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है और अब किस तरह से कारोबारी इसमें फंसते नजर आ रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की बात करेंगे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों के सवाल लगातार उठते रहते हैं और इसे लेकर के आज यहाँ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पुलिस भर्ती को लेकर के कितने लोगों के ऊपर आज चार्जशीट दायर हुई है, किस वर्ग के ये लोग हैं, क्या नाम, किनके नाम शामिल हैं, इनकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही एचआरटीसी के पेंशनरों की बात करेंगे। स्मार्ट शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की व्यवस्था जो है आने वाले दिनों में होगी, किस तरह का प्रावधान है, किस तरह के इंतजाम जो है सरकार करने जा रही है, इसकी चर्चा करेंगे। राजधानी चुनाव का डंका बज गया है। राजधानी चुनाव में अब पूरी तरह से साफ हो गया है किस तरह से चुनाव होंगे और जो 5 बाढ़ फंसे हुए थे उसकी भी अब जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो सामने आ गई हैं और आने वाले दिनों में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे शुरू किया जा सकता है। ये एक बड़ा अपडेट आज का है। इसके साथ ही मौसम, कोविड समेत तमाम अन्य आज पूरे दिन भर की जो खबरें रही हैं उनका भी जिक्र रहेगा। बात कोरोना से शुरू करते हैं। आज कोरोना का बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश भर में जो कोविड के मामले हैं वो 1000 को पार कर गए हैं। 1010 कुल मामले, सक्रिय मामले इस समय पूरे प्रदेश भर में हो चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत भी आज हुई है। ये एक डराने वाला जो मामला है सामने आया है। चंबा जिला से रहने वाले थे जिनकी मौत हुई है और कुल 191 मामले जो हैं वो आज सामने आए हैं। इनके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1010 हो गई है। 1000 के पार चले गए हैं कोविड के मामले। जो आज कुल मामले सामने आए हैं उनमें बिलासपुर में 11, चंबा में 10, हमीरपुर में 26, कांगड़ा में 36, किन्नौर में 2, कुल्लू में 38, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 17, शिमला में 22, सिरमौर में 8, सोलन में 9, ऊना में 1 जो मामला है वो सामने आया है। प्रदेश के कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो बिलासपुर में 36, चंबा में 125, हमीरपुर में 113, कांगड़ा में 259, किन्नौर में 24, कुल्लू में 93, लाहौल स्पीति में 54, मंडी में 86, शिमला में 114, सिरमौर में 41, सोलन में 52 और ऊना में 13 मामले जो हैं वो इस समय सक्रिय बने हुए हैं। कुल 1010 मामले इस समय पूरे प्रदेश भर में हैं जो सक्रिय हो चुके हैं और आज एक मौत का भी मामला सामने आया है। बात मौसम की करते हैं। मौसम को लेकर के ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। ये
चेतावनी आगामी 48 घंटों के लिए दी गई है। आगामी 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र बल्कि मैदानी इलाकों में भी लोगों को बेवजह घरों से बाहर, मौसम का लिहाज के अनुसार जिस तरह का मौसम होगा उस हिसाब से घरों से बाहर निकलने की हिदायत जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और लगातार 12 जुलाई तक मौसम के खराब रहने की बात कही गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही अगर आज के तापमान की बात करें तो आज जो पूरे प्रदेश भर में तापमान रहा है उसमें शिमला में 18.3 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 21.3 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 21.2 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 26 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 22 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 20.9 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 23.5 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 22.6 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 23.3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है आज का ये रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। जिस तरह से मौसम, बारिश की संभावना जो है जिस तरह से बनी हुई है और तापमान में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बात नगर निगम को मिलने वाले एक करोड़ रुपए के पुरस्कार की करते हैं। नगर निगम के लिए ये योजना जो है अटल श्रेष्ठ शहर योजना ये लॉन्च की गई है, क्योंकि इससे पूर्व पंचायतों और नगर परिषद में इसकी व्यवस्था थी। 1 करोड़ रुपए के तक का जो पुरस्कार है वो पंचायतों में प्रदान किया जाता था, लेकिन अब नगर निगम के जो क्षेत्र हैं उनमें भी ये पुरस्कार दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से फ़ायदा यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें शिमला, सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला जो नगर निगम हैं उनमें अब ये अवसर है कि 1 करोड़ रुपए का जो पुरस्कार है उसे हासिल किया जा सके। ये अटल श्रेष्ठ शहर योजना के तहत पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आज, अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। बात गैर शिक्षक कर्मचारियों की करते हैं। गैर शिक्षक कर्मचारियों के चुनाव होने थे और इन चुनावों को लेकर के तमाम जो गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता थे, जो कर्मचारी थे, उनकी नज़रें बनी हुई थी और आज पूरी औपचारिकता के साथ ये चुनाव संपन्न हुए हैं। और इन जो चुनाव हैं इसमें रविंदर चौहान ने को अध्यक्ष चुन लिया गया है। रविंदर चौहान को कुल 169 मत हासिल हुए हैं, जबकि देवेंद्र चौहान उनके प्रतिद्वंदी थे, उन्हें 94 मत इस दौरान मिले हैं और 75 मतों से रविंदर चौहान ने ये मुकाबला जीत लिया है। इसके साथ ही रविंदर चौहान अब गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष बन गए हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों की बात करते हैं। आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और ये मामला भी सरकार के ध्यान में लाया जाता रहा है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। और आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों को लेकर के सीधी इनकी 2 टूक मांग है, एलोपैथी के बराबर इन्हें वेतन जो है वो दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से ये लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। और इनका कहना है कि 2012 तक जो दोनों का वेतन था वो समान था, लेकिन उसके बाद से जो बदलाव इसमें हुए हैं उसमें सीधे तौर पे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट जो हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है और इस नुकसान की भरपाई अब जल्द से जल्द की जानी चाहिए। सरकार के समक्ष इनकी मांग उठती रही है, सरकार से वार्तालाप भी इनका जारी है, लेकिन समाधान नहीं हो पाया है। और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द ही इनका जो समाधान है उससे जो मांग है 2012 से पहले के जो वेतन समान है उसे लागू किया जाए। अब इसे लेकर के सरकार को फैसला लेना है और ये आगामी दिनों में जैसे ही कैबिनेट की बैठक निर्धारित होती है उस दौरान ये फैसला निकल करके सामने आ सकता है। बात जिला परिषद कर्मचारियों की करते हैं, क्योंकि जिला परिषद कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर थे और इस वजह से पंचायतों में कामकाज प्रभावित हो रहा था। पूरे प्रदेश की बात करें तो 4700 ये कर्मचारी हैं जो पूरे प्रदेश भर में तैनात हैं और इनके हड़ताल पर चले जाने की वजह से पंचायतों का काम जो ठप हो चुका था और अब हड़ताल इनकी रद्द हो गई है। तमाम जो कर्मचारी हैं ये वापस लौट आएंगे। कल जब से भी वर्किंग डे होगा उस दौरान ये अपनी ड्यूटी जिम्मेदारियां जो हैं वो संभाल लेंगे और सभी पूरे प्रदेश भर के 4700 ये कर्मचारी हैं। इन्होंने आज इनकी बैठक हुई है पंचायत निदेशक के साथ और उसमें जो
आधा दर्जन से ज़्यादा मामले सामने रखे गए हैं। जो इनकी मांगे हैं उन पे विचार किया गया है। और क्या इनकी मांगे रही हैं, उनकी अगर सिलसिलेवार बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपनी जो मांग रखी है, इनका कहना है कि जिला परिषद के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका विलय कर दिया जाना चाहिए और जो पंचायती राज विभाग है या दूसरे विभाग हैं उनमें इनका विलय किया जाना चाहिए। तो इसे लेकर के जो आज पंचायती राज निदेशालय के निदेशक के साथ इनकी जो बैठक हुई है ऋग्वेद ठाकुर के साथ, तो उसमें जो आज फैसले लिए गए हैं, 10 दिन के भीतर एक कमेटी के गठित करने का फैसला किया गया है। 8 सदस्यीय ये कमेटी होगी और कमेटी ही आगे ये निर्णय लेगी कि किस तरह से अब जो विलय होना है कर्मचारियों का वो किया जाए, उसमें क्या आगे प्रावधान किए जा सकते हैं। इन्होंने जो अपनी दूसरी बड़ी मांग रखी है उसमें मृत्यु या स्थायी अपंगता की व्यवस्था में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग इन्होंने रखी है। इनका कहना है कि जिला परिषद के जो तमाम कर्मचारी हैं या ड्यूटी के दौरान उनकी मौत हो जाती है या स्थायी तौर पर अंग भंग हो जाता है, अपंग हो जाते हैं, तो इन्हें किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाता है, पुरानी पेंशन का लाभ इन्हें दिया जाना चाहिए। तो इस मामले को अब वित्त विभाग के समक्ष उठाने की बात कही गई है और पंचायती राज विभाग की तरफ से ये कहा गया है, निदेशक की तरफ से, कि इस मामले को वित्त विभाग के समक्ष उठाया जाएगा और वित्त विभाग आगामी दिनों में ये तय करेगा कि इस जो इनकी मांग है उसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसके साथ ही इन्होंने एक और जो मांग रखी है, दे मासिक वेतन प्रदेश के दूसरे कर्मचारियों के अनुसार ही सीधे सरकारी कोष से इन्हें अदा किया जाए। ये एक इनकी और मांग आज रखी गई है और इसे लेकर के भी वित्त विभाग और निदेशक कोषागार के साथ चर्चा करने की बात कही गई है। इसके साथ ही एनपीएस कटौती, दुर्घटना बीमा और अन्य जो तमाम लाभ इन्हें मिलने चाहिए उनकी मांग भी इन्होंने रखी है। तो इससे पूरा करने को लेकर के जिला परिषद कर्मचारियों को एक जगह स्थापना की बात कही गई है। इसके साथ ही जो इनकी 5वीं जो मांग थी उसमें सेवा काल में पदोन्नति के लाभ की व्यवस्था की बात इन्होंने कही है और इसे लेकर के मामले पर विचार करने की बात परामर्शी जो विभाग हैं, जिन विभागों से जुड़े हुए ये मामले हैं, उनके पास ले जाने की बात कही गई है। और इसके साथ ही जो इनका सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उसमें 25 फरवरी को जो इनकी हड़ताल चल रही थी, इस हड़ताल के दौरान जो कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर की गई है उस कार्रवाई को हटाने की बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि जो 25 फरवरी को कार्रवाई की गई, जब जिस दौरान कर्मचारी हड़ताल पर थे, उससे वापस लिया जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई, किसी भी तरह की कार्रवाई कर्मचारियों के ऊपर नहीं की जाए। इस मांग को लेकर के इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और अब किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने की बात विभाग की तरफ से कही गई है। ये एक बड़ा मुद्दा था आज और चर्चा में रहा। इसके साथ ही जब ये चर्चा समाप्त हुई, बैठक समाप्त हुई, उसके बाद तमाम कर्मचारियों ने हड़ताल ख़त्म करने का फैसला कर लिया। उनका कहना है कि अब सभी जो जिला परिषद के कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश भर में ये हड़ताल ख़त्म करेंगे और पंचायतों में वापस लौटेंगे। पंचायतों का कामकाज जिस तरह से इनकी हड़ताल से पहले चल रहा था, अब फिर से उसी तरह से पटरी पर लौट आएगा। ये एक बड़ा अपडेट आया है और जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल अब ख़त्म हो गई है। जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के जो तमाम अटकलें जो प्रदेश भर में पिछले दिनों चर्चा का दौर चल रहा था, फिलहाल उस पर विराम लग गया है। और यहाँ दूसरी बड़ी बात सिलाई अध्यापिकाओं की है, क्योंकि सिलाई अध्यापिकाओं को पंचायतों में तैनात करने की बात कही गई थी। पंचायत सचिव जहां पे तैनात हैं, जिला परिषद कर्मचारी जहां पे तैनात थे बतौर पंचायत सचिव, वहां अब सिलाई अध्यापिकाओं को तैनात किया जाना था, क्योंकि जो जिला परिषद के कर्मचारी थे वो हड़ताल पर चल रहे थे और सिलाई अध्यापिकाओं के आदेश भी जारी हो गए थे। कुछ जिलाओं में जो लिस्टें हैं वो जारी कर दी गई थी, लेकिन लिस्टों के सामने आने के साथ ही सिलाई अध्यापिकाओं ने हड़ताल की चेतावनी दे दी थी। उनका कहना था कि उनके लिए स्थायी पॉलिसी का निर्माण किया जाना चाहिए और 22 जुलाई तक का उन्होंने समय निर्धारित किया था कि 22 जुलाई तक अगर इनकी लिए स्थायी पॉलिसी का निर्माण नहीं होता है तो ये हड़ताल शुरू कर देंगी। और अब जब जिला परिषद के कर्मचारी हड़ताल
तोड़कर वापस लौट आए हैं और पंचायतों का जिम्मा संभाल लेंगे, तो ऐसे में सिलाई अध्यापिकाओं की ज़रूरत जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम हो जाएगी। और अब जो इनकी बड़ी मांग थी, इनकी पॉलिसी बनाने को लेकर के जो दबाव ये सरकार पर बना रही थी, उस पे कहीं ना कहीं झटका जरूर उस मांग को अब आने वाले दिनों में लग सकता है। और इसके साथ ही अब बात पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की कर लेते हैं। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के तीसरी चार्जशीट दायर हो गई है और इस चार्जशीट में 29 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं और ये लगातार जो चार्जशीट है उसका सिलसिला अब बढ़ रहा है, क्योंकि पहली कांगड़ा में दायर हुई, दूसरी शिमला में दायर हुई और अब ये जो तीसरी चार्जशीट है वो सोलन में दायर हो गई है। अर्की में इसे दाखिल किया गया है और इसमें जिन 29 लोगों का नाम शामिल है उसमें 16 बिचौलिए हैं जिन्होंने प्रश्न पत्र को मुहैया करवाया, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया। और इसके साथ ही एक अभिभावक का भी नाम इसमें शामिल है, एक अभिभावक जिसने प्रश्न पत्र खरीदा और अपने जो बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे थे उसे उन्हें मुहैया करवाया, उसका नाम भी इसमें है। उसके साथ ही 12 छात्रों का नाम है, जिन 12 छात्रों ने इस प्रश्न पत्र को इस्तेमाल किया उनका नाम इस चार्जशीट में दायर है। और ये तीसरी चार्जशीट है। इससे पहले बात करें तो गग्गल में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी, इसमें 91 लोगों का नाम शामिल था। दूसरी चार्जशीट स्टेट सीआईडी ने शिमला में दाखिल की थी और अब ये तीसरी चार्जशीट सोलन में दाखिल हुई है और इसमें जो कुल नाम हैं 29 लोगों के कुल नाम इसमें शामिल हैं। बात शिक्षा विभाग की करते हैं। शिक्षा विभाग में जिस स्पीड तेज गति के साथ निदेशक को बदला जा रहा है उससे शिक्षा विभाग की स्थिति डामाडोल होती नजर आ रही है। खास तौर पे एलिमेंट्री शिक्षा की बात करें, क्योंकि एलिमेंट्री शिक्षा विभाग के निदेशक को बदल दिया गया है और ये फैसला पिछले 10 दिनों के अंदर 2 निदेशक बदले जा चुके हैं। और इसके साथ ही जो नए शिक्षा निदेशक हैं एसएसए परियोजना में ये तैनात हैं और इन्हें वीरेंद्र शर्मा, अब इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, अतिरिक्त कार्यभार इनके पास रहेगा। एसएसए के साथ ही ये एलिमेंट्री शिक्षा की बागडोर भी हिमाचल में संभालेंगे। लेकिन जो लोक निर्माण विभाग के सचिव थे उन्हें तैनात किया गया था निदेशक के तौर पर विजय कुमार को, लेकिन अब इन्हें बदल दिया गया है और ये पर्यटन विभाग में तैनात कर दिया गया है। इनकी तैनाती जो है वो अब पर्यटन विभाग में हो गई है। बात यूजीसी नेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड की करते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा का इंतज़ार काफ़ी छात्र कर रहे थे और अब इसकी तारीख जो है वो सामने आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये जो नेट परीक्षा है उसके लिए 9, 11, 12 जुलाई की तारीख तय की है। इसके साथ ही 12-13 अगस्त को सीबीटी मोड में परीक्षा की बात कही गई है और यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रवेश पत्र का जो इंतज़ार कर रहे थे उन छात्रों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। इसमें 9 जुलाई को जो परीक्षा होनी है उसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड हैं वो डाल दिए गए हैं और जो वेबसाइट है उसे जान सकते हैं जिन्होंने आवेदन किया है और जो नेट की परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं वो एनटीए की वेबसाइट पर इसकी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। इसके साथ बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज एक बड़ा ऐलान किया है शिमला और धर्मशाला को लेकर के। शिमला और धर्मशाला में प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इसमें से 20 बसें शिमला में चलाई जाएंगी जबकि 15 बसें धर्मशाला में चलाई जाएंगी और तारा देवी में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। ये आज शिमला में बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री आज शिमला में थे। इसके साथ उन्होंने यहाँ करोड़ों की योजनाओं का सौगात जो है वो शिमला शहर को दी है। इसके साथ ही ये एक बड़ा ऐलान जो है वो पूरे प्रदेश के लिए किया गया है। शिमला और धर्मशाला दोनों स्मार्ट सिटी हैं और यहाँ अब इलेक्ट्रिक बसें चलाने की बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही दमकल वाहन 21 वाहन जो हैं वो शिमला को दिए गए हैं और 7.64 करोड़ रुपए के ये कुल वाहन हैं जो आज मुहैया करवाए गए हैं। बात परिवहन निगम के पेंशनरों की करते हैं। परिवहन निगम के पेंशनरों को 110
करोड़ रुपए मंजूर कर लिए गए हैं और सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं 1143 उन्हें ये लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो पेंशनरों के लिए ये जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी है DCRG और लीव इनकैशमेंट बिलों की अदायगी का ऐलान इसमें किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह ऐलान किया है और इसके साथ ही परिवहन निगम के जो तमाम सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं 1143 उन्हें पूरे प्रदेश भर में इसका लाभ मिलने जा रहा है। बात एक्साइज विभाग की करते हैं। एक्साइज विभाग अब अपने जो गतिविधियां हैं उन्हें तेजी से संचालित करने के लिए नई गाड़ियां खरीदने जा रहा है और इसके लिए एक फाइल जो है वो तैयार की जा रही है। 16 गाड़ियां ये खरीदी जाएंगी और ये तमाम गाड़ियां जो पुलिस कर्मचारियों की भर्ती एक्साइज में होने वाली है उनमें मदद करेंगी। तमाम गाड़ियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और इन गाड़ियों में जो पुलिस कर्मचारी होंगे वो अपनी सेवाएं देंगे। इन गाड़ियों को त्वरित कार्रवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एक्साइज विभाग आने वाले दिनों में जो तमाम जिला के पंजाब से या हरियाणा से जुड़े हुए इलाके हैं वहाँ इन गाड़ियों की तैनाती करेगा और 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतज़ाम फिलहाल किए जाएंगे। अगर पुलिस भर्ती की बात करें तो एक्साइज विभाग में 100 पद सृजित किए गए हैं। इसमें से 64 की भर्ती के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। 64 पद ये भरे जाने हैं। 2 चरणों में ये भर्तियां होनी है और जैसे ही जो 64 पुलिस कर्मचारी एक्साइज विभाग को मिलेंगे उनके साथ ये 16 गाड़ियां भी तैनात कर दी जाएंगी और एक काफिले की शक्ल में आने वाले दिनों में एक्साइज विभाग दबिश देगा और अलग अलग जिलों में इनकी कार्रवाई नजर आएगी। पुलिस कर्मचारियों की बात करें तो शिमला में राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होने वाला है महिला पुलिस कर्मचारियों को लेकर के और इसमें 300 महिला पुलिस कर्मचारी हिस्सा लेंगी। पूरे देश भर से ये महिला पुलिस कर्मचारी शिमला आएंगी और 10वां ये राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसमें महिलाओं की भागीदारी होने वाली है। DGP संजय कुंडू ने इसका खुलासा किया है। आज DGP पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन है वो हिमाचल के शिमला में होगा और इसके लिए तमाम तैयारियां आने वाले दिनों में की जाएंगी। देश भर की जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो शिमला में होंगी और अपने अनुभव इस दौरान साझा करेंगी। बात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की करते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1 तारीख से पॉलीथीन के बंद होने के बाद से कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई की जद में तमाम कारोबारी आ रहे हैं। इन कारोबारियों के पास प्लास्टिक पहले से मौजूद था और उस प्लास्टिक का इस्तेमाल ये नहीं कर पाए और इसके बाद जब 1 तारीख से लगातार दबिश अभियान छेड़ा गया है पूरे प्रदेश भर में तो इनके पास प्लास्टिक बरामद हुआ है। अब तक 183 लोग ऐसे हैं जिनसे प्लास्टिक बरामद हुआ है। कुल 33 किलोग्राम के ये जो प्लास्टिक है उसको पकड़ा गया है और सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसे इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। 1,60,000 रुपए का जो जुर्माना है अभी तक इन कारोबारियों को किया जा चुका है। पूरे प्रदेश भर में 665 जगह हैं ऐसी जहां पे टीमों ने दबिश दी है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये टीमें हैं और इन्होंने अब प्लास्टिक के खिलाफ ये अभियान छेड़ रखा है। इसके साथ ही बात शिमला चुनाव की करते हैं। शिमला चुनाव को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं और इसके साथ ही एक बड़ा फैसला आज निकल करके शिमला चुनाव को लेकर के सामने आया है। नगर निगम के चुनाव राजधानी में होने हैं और मंडला आयुक्त ने पार्षदों की जो याचिका दायर की गई थी, पार्षदों की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसे खारिज कर दिया है। पार्षदों को निराशा हाथ लगी है। पार्षदों ने 2 पार्षद हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की थी और इसमें पुनर्सीमांकन को लेकर के सवाल उठाए गए थे और इसका जो फैसला है वो पार्षदों के पक्ष में नहीं आया है। याचिका को खारिज कर दिया गया है और याचिका पर सुनवाई सोमवार को शुरू हुई थी। आज ये फैसला सुना दिया गया है। दरअसल नगर निगम के जो 41 वार्ड बनाए गए हैं शिमला में, उन वार्डों पर 2 पार्षदों ने आपत्ति जताई थी और नाभा और समर हिल वार्ड के जो निवर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद हैं उन्होंने ये याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई के दौरान अब ये फैसला किया गया है कि किसी भी तरह का फिलहाल बदलाव नहीं होने जा रहा है। याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। ये
बड़ा अपडेट है शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर के, और तमाम तैयारियां जो हैं वो नगर निगम चुनाव की फिलहाल शुरू हो चुकी है। और इस तरह राजनीतिक माहौल भी एक तरह का शिमला में बनता हुआ दिख रहा है। भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या अन्य वाम दल हों, ये इन सभी का जमा बड़ा जो है राजधानी में इन दिनों लग गया है, और तमाम नेता राजधानी में जुटते जा रहे हैं, और कार्यक्रम भी इस तरह से तय किए जा रहे हैं कि राजधानी के आसपास ही कार्यक्रम रहें, ताकि किसी न किसी तरह से आगामी चुनाव पर हस्तक्षेप जो है वो डाला जा सके। और बात 5 वार्डों की करते हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव के लिए जो तमाम 41 वार्डों में से 36 वार्डों की अधिसूचना पूर्व में जारी हो चुकी थी, और जो मतदाता सूचियां हैं उनको भी जारी कर दिया गया था। उनमें जो बदलाव होने हैं उसकी राय भी मांग ली गई थी, लेकिन 5 जो वार्ड बचते थे उनमें अभी संशय बना हुआ था। आज ये संशय भी बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है, और अब जो ये 5 वार्ड हैं, समरहिल, बालूगंज, टूटीकंडी, नाभा और फागली, इनकी भी मतदाता सूची और मतदान केंद्रों का ड्राफ्ट आज जारी कर दिया गया है। और 11 से 20 जुलाई तक इन वार्डों की आपत्तियां दायर हो सकती हैं। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे दर्ज करवाया जा सकता है, या किसी का नाम किसी दूसरे वार्ड में शामिल कर लिया गया है तो उसे हटाकर अपने वार्ड में शामिल किया जा सकता है। 11 से 20 जुलाई तक का ये समय निर्धारित किया गया है, समय दिया गया है, और आज ये जो आदेश हैं ये जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जो शिमला के 41 वार्ड हैं पूरे नगर निगम के, उनकी स्थिति फिलहाल पूरी तरह से साफ हो गई है। बात अपराध जगत से जुड़े हुए मामले की करते हैं। जमीन खरीद को लेकर के एक व्यक्ति के साथ ठगी हुई है। 15 लाख रुपए की ये ठगी की गई है, और पुलिस ने इस संबंध में 4 आरोपियों के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 लोगों को इसमें जो आरोपी है वो बनाया गया है। ठयोग का ये मामला है। व्यक्ति का कहना है कि उसी जमीन के खरीद फरोख्त में धोखा हुआ है। 15 लाख रुपए का नुकसान जो है उसे फिलहाल उठाना पड़ा है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मुझे राकेश शर्मा को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तमाम बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल टीवी पर यूं ही बने रहें, और समाचार पत्र दिव्य हिमाचल जरूर पढ़ते रहें। और आपके जो तमाम सवाल हैं खबरों के माध्यम से लगातार दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में प्रकाशित हो रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं। और फिलहाल इजाज़त लेने का वक्त है, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।